आज हम सबसे पहले उस अंतरराष्ट्रीय खबर का विश्लेषण करेंगे जो भारत समेत पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर है, यानी अमेरिका और ईरान के बीच की डील। 28 फरवरी को अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध शुरू हुआ। उसके 107 दिनों के बाद आखिरकार अमेरिका और ईरान की तरफ से पीस डील यानी शांति समझौते पर साइन करने का ऐलान किया गया। ईरान और अमेरिका 19 जून को स्विट्जरलैंड में शांति समझौते के अंतिम मसौदे पर साइन करेंगे। ईरान की मीडिया ने डील के 14 बिंदुओं को जारी किया जिस पर दोनों देश राजी हैं। हालांकि अमेरिका ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन आज आपको जानना चाहिए कि साइन से पहले इस डील का भारत समेत पूरी दुनिया पर क्या असर होगा। आज आपको पता चलेगा कि इस डील में किसकी जीत और किसकी हार है, समझौते की शर्तों से किसे फायदा होने वाला है, कौन नुकसान में दिख रहा है। आज आप जानेंगे अमेरिका ईरान के बीच ये डील किस देश ने कराई और एक अहम सवाल, ये समझौता कितना टिकाऊ है, कितना मजबूत है, क्योंकि इजरायल ने साफ कर दिया कि ये डील उस पर लागू नहीं होती। यानी ये समझौता अमेरिका और ईरान के बीच ही है, ईरान और इजरायल के बीच में नहीं है। इन सारे पहलुओं पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जानिए कि इस डील का ऐलान कैसे हुआ, इस डील में क्या खास है, इसका असर कैसे दिख रहा है और इस पर ईरान अमेरिका के साथ पूरी दुनिया का रिएक्शन क्या है। इस समझौते की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। आप जानते होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हर छोटी बड़ी जानकारी सबसे पहले देना पसंद है। इस बार भी ईरान के साथ शांति समझौते की जानकारी ट्रंप ने सबसे पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ही दी। ट्रंप ने बताया कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ समझौता पूरा हो गया। मैं हॉर्मुज स्ट्रेट को बिना किसी शुल्क के खोलने और अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी को तत्काल प्रभाव से हटाने की अनुमति देता हूं। दुनिया के जहाजों अपने इंजन शुरू कर दीजिए, तेल को फिर बहने दीजिए। शुक्रवार को समझौते पर हस्ताक्षर होते ही स्ट्रेट औपचारिक रूप से खोल दिया जाएगा। बारूदी सुरंगें हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। ट्रंप का यह ऐलान हॉर्मुज के रास्ते तेल आयात करने वाले देशों के जख्मों पर मरहम जैसा था। चोटिल इकोनॉमी को सहारा दे सकता है। हालांकि ट्रंप इसके पहले कई बार शांति समझौते को लेकर बयान दे चुके हैं, लेकिन इस बार उनके शब्दों में आत्मविश्वास ज्यादा था। थोड़ी देर बाद इस आत्मविश्वास की वजह भी सामने आई, क्योंकि ईरान की तरफ से पहली बार इस बात का ऐलान हुआ कि अमेरिका के साथ पीस डील शांति समझौता होने जा रहा है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने सोमवार सुबह ही बताया कि आज रात से ईरान पर लगी अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी समाप्त कर दी जाएगी और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध और सैन्य कार्रवाई का फौरन और स्थायी अंत घोषित किया जाता है। ईरान और अमेरिका 19 जून को स्विट्जरलैंड में शांति समझौते के अंतिम मसौदे पर हस्ताक्षर करें। लेकिन आज आपको इस अग्रीमेंट के बारे में, इस मसौदे के बारे में जानना चाहिए जिस पर अमेरिका और ईरान दोनों के राजी होने की बात है। इस मसौदे को ईरान की सरकारी मीडिया ने जारी किया है। अमेरिका और ईरान के बीच जिन मुद्दों पर समझौता हुआ है उसकी जानकारी ईरान की सरकारी मीडिया ने दी है। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक 19 जून को जिस एमओयू पर ईरान और अमेरिका साइन करने वाले हैं उसमें ईरान, लेबनान और बाकी मोर्चों पर युद्ध तुरंत बंद करने की बात कही गई है। अमेरिका और इजराइल फिर कोई नया युद्ध शुरू नहीं करने की गारंटी देंगे। अमेरिका इजराइल की ओर से भी ये सुरक्षा गारंटी देगा। हॉर्मुज से अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाई जाएगी। इसकी समय सीमा 30 दिन रखी गई है। ईरानी जहाजों और समुद्री व्यापार पर लगी बंदिशें भी खत्म की जाएंगी। 30 दिनों के भीतर समुद्री व्यापार को पहले की तरह बहाल किया जाएगा। हॉर्मुज स्ट्रेट दोबारा खोला जाएगा। इसकी समय सीमा भी 30 दिन रखी गई है। ईरान के फ्रीज फंड जारी किए जाएंगे। अभी देश से बाहर ईरान के $24 बिलियन की संपत्ति फ्रीज है। शुरुआती चरण में फ्रीज फंड का आधा हिस्सा जारी होगा, यानी वार्ता शुरू होने से पहले $12 बिलियन ईरान को दिए जाएंगे। ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। अमेरिका प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह के प्रतिबंधों को हटाने पर बातचीत करेगा। अमेरिका अपने नागरिकों, बैंकों और कंपनियों को ईरान के साथ व्यापार करने से रोकता है, ये प्राइमरी प्रतिबंध है। लेकिन अमेरिका दूसरे देशों की कंपनियों को भी धमकी देता है, अगर वो ईरान के साथ व्यापार करेंगी तो उन पर भी कार्रवाई होगी। इसे सेकेंडरी प्रतिबंध कहते हैं। डील के मुताबिक अमेरिका 30 दिनों के अंदर ईरान के आयात के बदले में सेकेंडरी सैंक्शंस को कम करेगा। इस मसौदे में कहा गया है ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ईरान के परमाणु संवर्धन और 60% संवर्धित यूरेनियम पर आगे बात होगी। दोनों देश 60 दिनों की औपचारिक वार्ता पर सहमत हुए हैं, जिसमें परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों से राहत
और युद्ध के बाद पुनर्निर्माण जैसे मुद्दों पर समझौते की कोशिश की जाएगी, जिसमें ईरान में पुनर्निर्माण के लिए $300 बिलियन का प्लान भी शामिल है। अमेरिका की तरफ से इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन पिछली बार ईरानी मीडिया की जानकारी पर ट्रंप ने फौरन आपत्ति जाहिर कर दी थी। अमेरिका की इन शर्तों पर यह चुप्पी बताती है कि ईरान और अमेरिका के बीच समझौता नहीं, शर्तों के आसपास हुआ। लेकिन डील के ऐलान के बावजूद दोनों देशों की तरफ से कुछ ऐसे बयान आए जिनकी वजह से 19 जून को साइंस से पहले तनाव बरकरार है। ईरान ने कहा कि वो अंतिम परमाणु वार्ता तभी शुरू करेगा जब अमेरिका अपने वायदे पूरे करेगा। एमओयू पर साइन से पहले ईरान अमेरिका के कदमों की निगरानी करेगा, यानी साइन से पहले अमेरिका को नौसैनिक नाकेबंदी हटाने की शुरुआत करनी पड़ेगी। ट्रंप इसका आदेश दे चुके हैं। ईरान ने युद्ध और सैन्य कार्रवाई पूरी तरह रोकने की शर्त रखी है। ट्रंप इसके लिए भी तैयार है। ईरान प्रतिबंधों में राहत और व्यापार की अनुमति चाहता है, जिसके लिए तैयार होने का ऐलान अमेरिका से सहयोगी देश ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और फ्रांस कर चुके हैं। लेकिन ईरान ने $12 अरब के फ्रीज फंड जारी करने की शर्त रखी और इस पर अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का जो बयान आया, आज आपको उसके बारे में जानना चाहिए। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने कहा कि ईरान को कोई फंड बिना शर्त नहीं मिलेगा। पहले उसे समझौते की शर्तों को पूरा करना होगा, उसके बाद चरणबद्ध तरीके से यानी एक एक करके फंड जारी किया जाएगा। यहां कोई विश्वास नहीं है, हम हर चीज की वेरिफिकेशन करेंगे। यानी हेगसेथ कह रहे हैं कि ईरान पहले हॉर्मूज खोले, संवर्धित यूरेनियम के वायदे पर आगे बढ़े, इसके बाद फंड जारी किए जाएंगे। उसके पहले ईरान को कुछ नहीं मिलेगा। ऐसी बातें सिर्फ अमेरिका की तरफ से नहीं है, ईरान की तरफ से भी कुछ ऐसी ही रेड लाइंस खींची गई। ईरान के जिस सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने आज अमेरिका और ईरान के बीच एमओयू डील का ऐलान किया, उसके सदस्य अलाउद्दीन बोरूजेर्दी ने साफ कहा कि किसी भी परिस्थिति में ईरान की मिसाइल क्षमता पर बातचीत नहीं हो सकती। इसके अलावा ईरान संवर्धित यूरेनियम भी देश से बाहर नहीं भेजेगा। ईरान ने मिसाइल और न्यूक्लियर को अपनी रेडलाइन बताया। बोरूजेर्दी ने लगभग 400 किलोग्राम 60% संवर्धित यूरेनियम पर किए जा रहे अमेरिकी दावों को खारिज किया। आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, ईरान न्यूक्लियर पर अमेरिका को अधिकतम क्या देने की या क्या रियायत देने को तैयार है। हमारी ओर से अधिकतम रियायत ये हो सकती है कि इसे घरेलू जरूरतों के लिए 20% स्तर तक पतला किया जाए, जैसे तेहरान रिसर्च रिएक्टर के लिए, लेकिन इसे ईरान की सीमाओं से बाहर नहीं भेजा जाएगा। ट्रंप और उनके प्रचार तंत्र द्वारा किए गए ऐसे दावे पूरी तरह बेबुनियाद हैं। ये बयान बताता है कि अभी भी सबसे ज्यादा मुश्किल मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वार्ताकारों को बहुत माथापच्ची करनी पड़ेगी और डील साइन होने से पहले अमेरिका और ईरान के रिश्तों में कई मोड़ आ सकते हैं। फिलहाल ईरान अमेरिका के साथ डील को अपनी जीत की तरह प्रचारित कर रहा है, जबकि अमेरिका में डील की शर्तों की आलोचना हो रही है। आज आपको ये समझना चाहिए कि किस आधार पर ईरान इस डील को अपनी जीत बता रहा है। इसकी वजह है और 5 बड़ी वजहें इसकी। ईरान का पहला दावा यह है कि अमेरिका और इजराइल के दबाव के बावजूद उसकी सत्ता नहीं गिरी और शासन कायम रहा, जबकि इजराइल रिजीम चेंज का लक्ष्य लेकर के युद्ध के मैदान में उतरा था। दूसरा, जिस परमाणु कार्यक्रम और संवर्धित यूरेनियम को लेकर ईरान पर हमला किया गया, उस डील में कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। यह मुद्दा आगे की बातचीत के लिए टाल दिया गया। तीसरा, ईरान ने दिखा दिया कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट को प्रभावित करके वैश्विक तेल सप्लाई पर असर डाल सकता है। उसका यह दबदबा अब हमेशा के लिए बरकरार रहेगा। चौथा, अमेरिका को प्रतिबंधों में राहत और इजराइल के ईरान के फ्रीज फंड पर बातचीत के लिए तैयार होना पड़ा। और पांचवा, लेबनान और हिजबुल्लाह से जुड़े मोर्चों को भी युद्ध विराम समझौते में शामिल किया गया। यानी ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका ने सैन्य दबाव बनाया, लेकिन अंत में उसे नाकाबंदी हटानी पड़ी, फ्रीज फंड पर बात करनी पड़ी और परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा तुरंत नहीं सुलझ पाया। इसलिए तेहरान इसे अपनी कूटनीतिक जीत बता रहा है, जबकि अमेरिका में इसे सरेंडर की तरह देखा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप विपक्षी नेताओं के निशाने पर आ चुके हैं। तो आज आपको समझना चाहिए कि अमेरिका किन लक्ष्यों को लेकर के युद्ध में उतरा था और अब आखिर में उसके हाथ में क्या क्या है। दरअसल अमेरिका चाहता था कि ईरान अपना उच्च संवर्धित यूरेनियम यानी एनरिच यूरेनियम सौंप दे या खत्म कर दे, लेकिन इस मुद्दे पर दोनों पक्षों में मतभेद बना हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने को डोनाल्ड ट्रंप अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं, लेकिन आलोचक ये कह रहे हैं कि भाई वो तो युद्ध से पहले भी खुला हुआ था।
अमेरिका ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए नौसैनिक नाकेबंदी लगाई, लेकिन अब उसे हटाने के लिए तैयार है। ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को सीमित करने का अमेरिका लक्ष्य भी पूरा होता दिख नहीं रहा है। हिजबुल्लाह, हुती और अन्य ईरान समर्थित समूहों को कमजोर करने पर कोई स्पष्ट नतीजा होता हुआ दिखा नहीं, और ईरानी शासन पर दबाव बनाकर उसे झुकाने या बदलने का लक्ष्य भी अमेरिका हासिल नहीं कर पाया। दुनिया भर के विश्लेषक ये मान रहे हैं कि इस डील को, ट्रंप को युद्ध से निकलने का रास्ता तो दिख रहा है, लेकिन अमेरिका को कोई स्पष्ट रणनीतिक जीत नहीं मिली। ट्रंप की अपने देश में इसलिए भी आलोचना हो रही है क्योंकि $29 बिलियन खर्च करके जिन लक्ष्यों को पाने के लिए ट्रंप ने युद्ध छेड़ा, ईरान को $300 बिलियन से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया, वो लक्ष्य तो हासिल नहीं कर पाए। लेकिन अब ईरान को नुकसान का मुआवजा दिया जा रहा है, यानी नुकसान के $300 बिलियन लौटाए जा रहे हैं, जबकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देश कतर, कुवैत, बहरीन, यूएई, सऊदी अरब को $500 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। अमेरिका में ज्यादातर लोग मान रहे हैं इस डील से अमेरिका को नहीं बल्कि ईरान को फायदा हुआ। अमेरिका के डेमोक्रेट सांसद क्रिस मर्फी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर ईरान के साथ कोई अंतिम समझौता होता है तो वो तेहरान के सामने सरेंडर जैसा लगेगा। फिर भी ऐसे समझौते का स्वागत किया जाना चाहिए क्योंकि युद्ध जारी रहने से अमेरिका और कमजोर होगा। यानी सरेंडर जैसी स्थिति के बावजूद अमेरिका में लोग युद्ध रुकने से खुश हैं, लेकिन इजराइल ऐसा नहीं सोच रहा है। इजराइल में सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष कोई भी ईरान को इतनी आसानी से छोड़ने को तैयार ही नहीं है, और यही वजह है कि इजराइल के अंदर से अमेरिका और ईरान की डील के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। इजराइल के डेमोक्रेट्स पार्टी के चीफ याइर गोलान ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते की आलोचना करते हुए इसे इजराइल के लिए खराब बताया। गोलान ने कहा कि इजरायली वायुसेना और सैनिकों ने जो सैन्य सफलताएं हासिल की, वो समझौते के बाद तो बेकार हो गई। नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ जीत का वायदा किया था, लेकिन ईरान और ताकतवर हो गया। इजराइल में ज्यादातर लोगों की भावनाएं इस डील को लेकर ऐसी हैं, और यही वजह कि नेतन्याहू सरकार के मंत्रियों ने डील के खिलाफ मुखर होकर बोलना शुरू कर दिया। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन ग्वीर सबसे ज्यादा नाराज हैं। ग्वीर ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह समझौता इजराइल पर लागू नहीं होता और इजराइल इसकी शर्तों का हिस्सा भी नहीं है। इजराइल अमेरिका के अधीन नहीं है, हम एक आजाद, एक संप्रभु देश हैं। इजराइल इस समझौते का पक्षकार नहीं है और यह देश की सुरक्षा की गारंटी नहीं देता है। अब सोचिए जरा, अगर ईरान इस डील में शामिल नहीं तो इस डील का मतलब, अगर इजराइल इसमें शामिल नहीं तो इस डील का मतलब क्या है? एक तरफ ईरान अमेरिका से इजराइल के हमला ना करने की गारंटी मांग रहा है, दूसरी तरफ इजराइल के मंत्री कह रहे हैं कि इजराइल अमेरिका का गुलाम नहीं है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने ऐलान किया कि लेबनान के जिन इलाकों में इजराइल की सेना मौजूद है उसके पीछे नहीं हटेगी। इजराइल लेबनान पर हमला बंद कर देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो आज आपको ये समझना चाहिए कि आखिरकार इस स्थिति में इजराइल इस डील के खिलाफ क्यों है। दरअसल इजराइल चाहता था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए, लेकिन समझौते में यह मुद्दा 60 दिनों की आगे की बातचीत के लिए छोड़ा गया। ईरान का परमाणु कार्यक्रम इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इजराइल की मांग थी कि ईरान का संवर्धित यूरेनियम देश से बाहर भेजा जाए। इस पर अभी तक कोई स्पष्ट फैसला नहीं है। ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को रोकने का लक्ष्य भी इस समझौते में साफ तौर पर शामिल नहीं दिखता। इन मिसाइलों ने इजराइल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इस डील से हिजबुल्लाह पर दबाव बनाए रखने की इजरायली रणनीति को झटका लग सकता है, क्योंकि लेबनान को युद्ध विराम में शामिल किया गया है। इसके अलावा इजराइल चाहता था कि ईरान आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर हो, लेकिन प्रतिबंधों में संभावित राहत से तेहरान को फायदा मिल सकता है। इजराइल की योजना थी कि लेबनान और अन्य मोर्चों पर वो अपनी सैन्य कार्रवाई की पूरी आजादी रखे, लेकिन अमेरिकी दबाव इजराइल को युद्ध विराम की तरफ धकेल रहा है। अगर 19 जून को समझौते पर साइन हो जाते, 60 दिन की बातचीत, 60 दिन की वार्ता शुरू हो जाती, तो इससे तेल बाजार को तो तुरंत राहत मिल सकती है। लेकिन इजराइल अगर समझौते का हिस्सा नहीं बनेगा, हिजबुल्लाह का मुद्दा पूरी तरीके से नहीं सुलझेगा, ईरान के परमाणु भंडार पर मतभेद बना रहेगा, तो समझौते की उम्र लंबी होगी। ये उम्मीद बेमानी है, ये उम्मीद है नहीं। इजराइल इस डील से खुश नहीं है। इजराइल लेबनान पर हमले बंद कर देगा, ऐसी गारंटी नहीं है। इसके बावजूद 19 जून को
पूरी दुनिया में इस साइन को लेकर के, डील को लेकर के उत्साह है। दुनिया को लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में शांति से दुनिया की बहुत बड़ी मुश्किलें हल होंगी और दुनिया की इस मुश्किल को दूर करने का श्रेय लेने की कोशिश एक ऐसा मुल्क जो दुनिया में अशांति की वजह है। अमेरिका और ईरान के बीच डील का श्रेय लेने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पोस्ट और बयानों की झड़ी लगा दी है। लेकिन सच्चाई है कि डील पाकिस्तान ने नहीं बल्कि कतर ने करवाई। आज आपको अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बारे में जानना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि कतर तारीफ का हकदार है और इसका श्रेय उसको मिलना चाहिए। इस समझौते में कतर ने हमारी बहुत मदद की। हमें समझना होगा कि कतर किसी भी दूसरे देश, यहां तक कि यूएई से भी ज्यादा हर चीज के केंद्र में है। अब आप समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप कतर को इस डील का श्रेय क्यों दे रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना चीफ आसिम मुनीर ने ईरान और अमेरिका के नेताओं की खूब जी हुजूरी की, तो ईरान के चक्कर काटे। लेकिन सच्चाई है कि पाकिस्तान ने समझौते की टाइमलाइन को लेकर बहुत जल्दी घोषणा की। अंतिम सहमति में देरी हुई। पाकिस्तान बातचीत शुरू कराने में मददगार साबित हुआ, लेकिन डील के अंतिम चरण में उसकी पहुंच बहुत सीमित दिखाई पड़ी। इसके पीछे की वजह है क्योंकि ईरान को पाकिस्तान के, अमेरिका और सऊदी अरब के साथ करीबी रिश्तों पर कुछ संदेह था। लेकिन कतर के पास ईरान और अमेरिका दोनों से बेहतर संपर्क था, बेहतर भरोसा था। फ्रीज फंड, प्रतिबंधों में राहत, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और अंतिम सहमति जैसे मुश्किल मुद्दों पर कतर ज्यादा प्रभावी साबित हुआ। कतर ने अंतिम समय में सीधे तेहरान जाकर ईरानी नेतृत्व से बात की। कतर पहले भी अमेरिका, ईरान, गजा और बंधक वार्ताओं में मध्यस्थता की भूमिका में रह चुका है, इसलिए दोनों पक्ष उस पर भरोसा करते थे। कतर ने दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी को कम करने के लिए अहम भूमिका निभाई है। यानी अमेरिका के आदेश पर पाकिस्तान ने बातचीत की शुरुआत की, लेकिन अंतिम समझौते तक पहुंचाने में कतर ने निर्णायक भूमिका निभाई। कतर वो देश भी है जिसे ईरान के हमलों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। हथियार और गोला बारूद की लड़ाई भले ही कुछ ही देशों के बीच हो, लेकिन युद्ध शुरू होती ही आर्थिक लड़ाई का सामना पूरी दुनिया को करना पड़ता है, और इस बार करना पड़ा भी। इस लड़ाई ने दुनिया का जितना नुकसान किया उतना दूसरे विश्व युद्ध के बाद भी, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किसी जंग में नहीं हुआ। यही वजह कि समझौते की घोषणा होती ही पूरी दुनिया में स्वागत किया गया। लेकिन क्या युद्ध खत्म होने के साथ दुनिया की आर्थिक दिक्कतें कम हो जाएंगी या हालात सामान्य होने में वक्त लगेगा? इसका जवाब आपको आज हम देंगे, लेकिन उसके पहले आपको जानना चाहिए कि डील के ऐलान के बाद दुनिया भर के बाजारों में क्या क्या हुआ। यानी समझौते की घोषणा का असर पहले दिन वैश्विक बाजारों पर कैसा रहा। युद्ध खत्म होने का सबसे पहला और सबसे बड़ा असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ा। ब्रेंट क्रूड के भाव में आज 5% से ज्यादा की गिरावट आई। ब्रेंट क्रूड का भाव गिरकर $82 प्रति बैरल के आसपास पहुंचा। सोचिए जरा, जो कच्चा तेल युद्ध के दौरान $126 पहुंच गया था, वो $82 के आसपास है। हालांकि युद्ध शुरू होने की तुलना में ये अभी भी 17% ज्यादा है। कच्चे तेल के अलावा नेचुरल गैस की कीमतों में आज कमी आई। नेचुरल गैस आज लगभग 3% सस्ती हुई। मित्रों, तेल और गैस की कीमतों में गिरावट से दुनिया भर के शेयर बाजारों में जबरदस्त तेजी दिखी। जापान और साउथ कोरिया के बाजार पर इसका असर सबसे पहले पड़ा। जापान का निक्केई इंडेक्स 5% की ऐतिहासिक बढ़त के साथ नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। साउथ कोरिया के कॉस्पी इंडेक्स में लगभग 5% की तेजी आई। ये देश तेल के आयात पर निर्भर है, जिसके चलते शांति समझौते से इन्हें सबसे बड़ी राहत मिली। एशिया के अलावा यूरोप के बाजार में तेजी रही। जर्मनी और फ्रांस के बाजार ने बढ़त दर्ज की। अमेरिका के बाजार में शुरुआती कारोबार में 1% से ज्यादा की तेजी है। असर भारत के बाजार में भी दिखा। सेंसेक्स में आज एक समय 1100 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त देखी गई, लेकिन बाजार बंद होते होते ये 736 पॉइंट पर आ गया, क्योंकि निफ्टी 231 अंकों की बढ़त के साथ 24,000 की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि इजराइल की तरफ से वहां का शेयर बाजार भी समझौते से खुश नहीं है। इजराइल के शेयर बाजार में आज लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज की गई। अमेरिका ईरान डील की खबर से सोने चांदी के मार्केट में आज तेजी लौटी। जो सोना चांदी पिछले कुछ दिनों से गिर रहे थे, आज बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना लगभग 3% महंगा हुआ, जबकि चांदी की कीमतों में 5% की बढ़ोतरी हुई है। भारत के सराफा बाजार में भी सोने चांदी की कीमतों में तेजी आई। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,369 रुपए बढ़कर 1.5 लाख रुपए पर पहुंच गया। तो वहीं 1 किलो चांदी 8,429 रुपए बढ़कर 2,51,000 रुपए पर पहुंच गई।
आमतौर पर युद्ध के हालात में सोने चांदी की कीमतों में इजाफा होता है क्योंकि सोने को सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। लेकिन युद्ध की शुरुआत के बाद कीमतों में भारी गिरावट आई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $5,300 प्रति औंस से लगभग 21% टूटकर $4,200 के आसपास पहुंच गया था। महंगाई का डर कम होने से निवेशक एक बार फिर सोने चांदी की तरफ लौटे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच डील से क्रिप्टो मार्केट में रौनक लौट आई। बिटकॉइन की कीमतों में 2% की तेजी आई और यह $65,000 के पार पहुंच गया। यानी हॉर्मुज के खुलने की उम्मीद में शेयर बाजार से लेकर क्रिप्टो बाजार तक में उछाल आया है, रौनक लौटी है। बाजार सेंटीमेंट से चलता है और शांति समझौते की वजह से आज का सेंटीमेंट बाजार के लिए अच्छा है। लेकिन सेंटीमेंट से हटकर बात की जाए तो सच्चाई ये कि युद्ध खत्म होने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने के बाद भी रातों रात दुनिया की परेशानी खत्म होने वाली नहीं है। ऊर्जा विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया की ऊर्जा से जुड़ी मांग को पूरा करने में मिडिल ईस्ट की कंपनियों को महीनों लगेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पिछले 3 महीनों से सैकड़ों जहाज फंसे हैं, लेकिन यहां सबसे बड़ी चुनौती है बारूदी सुरंग का खतरा दूर करना। माइन स्वीपर और अंडर वाटर ड्रोन के जरिए काम पूरा होने में 40 से 50 दिन लगेंगे। उसके बाद जहाज, तेल या बीमा कंपनी तेल की सप्लाई शुरू करने के लिए निश्चिंत हो सकती है। हालांकि युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट के देशों की कई कंपनियों ने तेल निकालना बंद कर दिया था। वजह यह कि उनके पास तेल रखने की जगह नहीं। फिर से तेल निकालने का काम शुरू करना एक धीमी प्रक्रिया है जिसमें समय लगेगा। जिन देशों ने तेल उत्पादन बंद कर रखा है वो काम तभी शुरू करेंगे जब उन्हें शांति की गारंटी मिलेगी। जब कुछ हफ्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पूरी तरीके से शांति होगी तभी वो तेल का उत्पादन फिर से शुरू करेंगे। इराक जैसे देश में इस काम को युद्ध से पहले के हालात में लाने के लिए 1 साल तक का समय लग सकता है। हालांकि हालात सामान्य होने में देरी की एक वजह यह भी है कि ईरान के हमलों की वजह से खाड़ी के देशों के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार इस युद्ध के दौरान पूरे क्षेत्र में 80 से ज्यादा तेल और गैस संयंत्रों को नुकसान हुआ। युद्ध के चलते इस क्षेत्र में $50 अरब से ज्यादा का ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हुआ है। ईरान के हमलों की वजह से कतर की गैस निर्यात क्षमता 17% खत्म हो गई। ठीक होने में कई साल लगेंगे। जिस देश से समझौता करवाया उसे ईरान ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। कतर के अलावा सऊदी अरब, यूएई और कुवैत को भी भारी नुकसान हुआ है। मित्रों, नुकसान ईरान को हुआ, लेकिन समझौते के बाद ईरान को अपना तेल और गैस बेचने की अनुमति भले मिले, लेकिन ईरान को अपना ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करने में समय लगेगा। ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड और शारान तेल रिफाइनरी को पहले के स्तर पर लाने में कई महीने बीत सकते हैं। यही वो वजह है जिसकी वजह से समझौते के बाद भी दुनिया को हालात सामान्य होने के लिए कई महीनों का इंतजार करना पड़ेगा, वो भी तब जब शांति समझौते का पूरी तरीके से पालन किया जाए।